हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th की फिजिक्स। और आज पढ़ते हैं बच्चों गाउस प्रमेय। गाउस प्रमेय पढ़ने से पहले देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो देख लेते हैं, सबसे पहली हेडिंग है गौसियन पृष्ठ। लिख लेते हैं बच्चों इसमें, गौस की प्रमेय में, गौस की प्रमेय में, गौस की प्रमेय में जिस बंद पृष्ठ का, जिस बंद पृष्ठ का, जिस बंद पृष्ठ का प्रयोग होता है, जिस बंद पृष्ठ का प्रयोग होता है, उसे गौसियन पृष्ठ कहते हैं। उसे गौसियन पृष्ठ कहते हैं। उसे गौसियन पृष्ठ कहते हैं। यह एक यह एक काल्पनिक यह एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। यह एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। अब आइए देख लेते हैं दूसरी हेडिंग। दूसरी हेडिंग दी गई है घन कोण। तो बच्चों हेडिंग बना लेते हैं, घन कोण। तो आइए देख लेते हैं घन कोण में क्या होता है। किसी गोलीय पृष्ठ का, किसी गोलीय पृष्ठ का, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, जो कोण अंतरित करता है, जो कोण अंतरित करता है, उसे घन कोण कहते हैं। उसे घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे ओमेगा इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए बच्चों देख लेते हैं गाउस की प्रमेय। तो देख लेते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाउस की प्रमेय लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, गाउस प्रमेय। बच्चों परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से इसे स्टार पॉइंट में लिखेंगे। यहाँ पर स्टार बना लेंगे इस तरीके से, ये स्टार पॉइंट है। तो देख लेते हैं गाउस प्रमेय। लिखेंगे सन 1835 में, सन 1835 में, सन 1835 में कार्ल फ्रेडरिक फ्रेडरिक गाउस ने, गाउस ने यह नियम प्रतिपादित किया। यह नियम
प्रतिपादित किया। परंतु इसका प्रकाशन 1867 तक नहीं कर सके। यह नियम मैक्सवेल के चार समीकरणों में से एक है। यानी गाउस प्रमेय जो है, ये मैक्सवेल के चार समीकरण थे, उसमें से एक गाउस प्रमेय का नियम भी आता है। अब देख लेते हैं। यह नियम कूलाम के नियम से निगमित किया जा सकता है। या कूलाम के नियम से गाउस प्रमेय जो है वो निगमित की जा सकती है। दोनों जो है एक दूसरे पर ही पूरक की तरीके से निकाले जाते हैं। यानी कूलाम के नियम से गाउस प्रमेय ज्ञात कर सकते हैं और गाउस प्रमेय से कूलाम का नियम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों कि अब जो है गाउस प्रमेय है क्या। तो देख लेते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो बच्चों ये है गाउस की प्रमेय। अब देख लेते हैं गाउस की प्रमेय का निगमन, कि किस तरीके से इसका निगमन करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे गाउस प्रमेय। गाउस प्रमेय का निगमन। तो आइए देख लेते हैं अब गाउस प्रमेय का किस तरीके से हम लोग निगमन करेंगे। तो आइए बच्चों देख लेते हैं गाउस प्रमेय किस तरीके से हम लोग निगमन करेंगे। तो आइए एक सबसे पहले गाउसियन पृष्ठ बना लेते हैं। तो देख लेते हैं गाउसियन पृष्ठ किस तरीके से बनाएंगे। तो एक इस तरह का गाउसियन पृष्ठ बना लेंगे, इस तरीके का। अब इसके केंद्र पर कोई आवेश रख देंगे। तो ये क्यू आवेश है, इसके केंद्र को मान लेंगे O, और केंद्र से इसके पृष्ठ के पास सीधे बिंदु पर
इस तरीके से एक बिंदु मान लेंगे। अब इसी बिंदु के चारों ओर एक छोटा सा अल्पांश बनाएंगे, इस तरीके से एक अल्पांश बना लेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा बंद पृष्ठ ऐसे बना देंगे। ये जो बिंदु है इस बिंदु का नाम दे देंगे P। अब इस बिंदु के सामने जो है वैद्युत क्षेत्र बना देंगे इस तरीके से, क्योंकि ये बिंदु आवेश Q है, इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र इस तरह से हो जाएगा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरह से हो जाएगी। अब इसके सामने जो बनाएंगे इस तरीके से वो एक क्षेत्रफल सदिश ले लेते हैं, तो ये जो है क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। क्षेत्रफल सदिश को लिखते हैं D वेक्टर से। इधर का एक क्षेत्रफल सदिश ये हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा DA। उसके बाद में ये जो मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक ये एक कोण मान लेंगे, ये कोण है थीटा, और यहाँ पर एक ये इस तरीके से मान लेंगे, इसे मान लेंगे एक घनकोण D ओमेगा। अब आइए देख लेते हैं बच्चों, क्षेत्र तो बन गया है, अब इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा। तो लिखेंगे पहले, अब आइए बच्चों इसमें लिख लेते हैं। तो लिखेंगे माना एक बिंदु आवेश, माना एक बिंदु आवेश, यहां से देखते जाएंगे चित्र से, ओ बिंदु पर क्या रखा है Q। माना एक बिंदु आवेश Q, एक बंद पृष्ठ, एक बंद पृष्ठ ए के भीतर, मान लेते हैं कोई एक ये बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल है ए, इसका क्षेत्रफल लिख लेंगे। ये बंद पृष्ठ है, तो जब बंद पृष्ठ है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए। तो एक बंद पृष्ठ ए के भीतर ओ बिंदु पर, देखिए कहां पर रखा है ओ बिंदु पर, ये ओ बिंदु है, यहीं पर ये आवेश क्यों रखा है ओ बिंदु पर, तो लिखेंगे ओ बिंदु पर स्थित है, ओ बिंदु पर स्थित है। पृष्ठ पर स्थित, लिखेंगे पृष्ठ पर स्थित, पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु, ये जो एक गाउसी पृष्ठ है, इसके ये जो पृष्ठ दिया गया है चारों ओर, इसके किसी भी बिंदु पर, पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु, किसी बिंदु P पर, क्योंकि यहां पर हमने क्या मान लिया है एक P बिंदु मान लिया है, तो P पर O से दूरी, P पर बिंदु O से दूरी, बिंदु O से दूरी R पर स्थित है। यानी ये जो O बिंदु पर आवेश क्यों रखा है, ये इस गाउसी पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर, ये जो बिंदु यहाँ पे P माना है, ये बिंदु यहाँ पर भी मान सकते थे, यहाँ पर भी मान सकते हैं, यहाँ पर भी मान सकते हैं। यानी इस गाउसी पृष्ठ के जो चारों तरफ ये है, इसमें किसी भी बिंदु पर हम लोग ये मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया है बिंदु P, तो ये O से P के बीच जो बीच की दूरी है वो मान लेते हैं कि R है। यानी यहाँ से यहाँ के जो बीच की दूरी है वो R मानेंगे, इस तरीके से यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है वो R से डिनोट करेंगे इसको। तो अब आगे देख लेते हैं बच्चों, देख लेते हैं। और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अन्यथा वीडियो पॉज करके नोट बनाना चाहो तो नोट बना लो साथ में। फिर पेज पलटते हैं बच्चों, देख लेते हैं किस तरीके से। ये है गाउस प्रमेय, किस तरीके से देखेंगे, धीरे धीरे से बढ़ेंगे आगे की ओर। और ये हम लोग देख रहे हैं गाउस प्रमेय का निगमन। तो आइए देखते हैं अब दूसरे पेज में। आइए बच्चों हम लिख लेते हैं बिंदु P के चारों ओर, लिखेंगे यहाँ पर
बिंदु P के चारों ओर, बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल, एक अल्पांश, एक अल्पांश क्षेत्रफल, एक अल्पांश क्षेत्रफल dA मान लेते हैं, मान लेते हैं। तो अब देख लेते हैं किस तरीके से एक अल्पांश क्षेत्रफल मापते हैं। तो आइए बच्चों देख लेते हैं। ये चित्र बना है, ये बिंदु P है। अब इस बिंदु P के चारों ओर एक ये छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल मान लेते हैं। पूरे पृष्ठ का तो ये दिया गया है, लेकिन इस ये बिंदु P के चारों ओर एक ये छोटा सा अल्पांश दिया गया है, जिसका क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, dA है। क्योंकि पूरे पृष्ठ का तो क्षेत्रफल A दिया गया है, लेकिन इस छोटे से अल्पांश का क्या मानते हैं कि dA है इसका क्षेत्रफल। आइए देखते हैं आगे। मान लेते हैं तो इस अल्पांश क्षेत्रफल से, इस अल्पांश क्षेत्रफल से, इस अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला, गुजरने वाला अल्पांश वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश वैद्युत फ्लक्स। अब छोटा सा यदि अल्पांश क्षेत्रफल है तो उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो भी कैसा होगा, अल्पांश होगा। तो मान लेते हैं कि छोटा सा अल्पांश वैद्युत फ्लक्स जो है वो है डी फाई इक्वल टू, अब देख लेते हैं डी फाई ई इक्वल टू किसके बराबर होता है। ये हो जाता है समाकलन, यानी समाकलन इंटीग्रेशन करते हैं, इस तरीके से चिन्ह बनाते हैं, समाकलन वैद्युत क्षेत्र इनटू जो क्षेत्रफल सदिश दिया गया है, इस तरीके से फिर से लिख लेते हैं। तो आ जाएगा डी फाई ई, तो डी फाई ई इक्वल टू, अब यहाँ पर आ जाएगा जब इसका समाकलन करेंगे तो इसका आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि ये अदिश गुणन होता है तो कॉस थीटा आ जाएगा। फिर यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए। अब कॉस थीटा का मतलब देख लेते हैं कि थीटा कहाँ से यहाँ से चला गया, देख लेते हैं। जो इस अल्पांश के क्षेत्रफल पर, अब बच्चों देख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ की ओर है, और ये जो क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश की भी दिशा इसी ओर है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा और इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा जो है वो दोनों समान है। तो जब दोनों की दिशाएं समान होती हैं, यानी क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं जब समान होती हैं, तो उनके मध्य जो गुजरने वाली बल रेखाएं हैं उनके बीच में भी कितना कोण बनता है, 0 डिग्री का। तो देख लेते हैं थीटा कितना है, 0 डिग्री का। तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में हैं। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी वैद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश यदि एक ही दिशा में है तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कॉस, कॉस थीटा दिया गया है तो कॉस थीटा का मान यानी कॉस 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए, इस तरीके से आ जाएगा। अब आइए आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं तो लिखेंगे बिंदु आवेश, बिंदु आवेश Q के कारण, बिंदु आवेश Q के कारण बिंदु P पर, बिंदु
P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E बराबर देख लेते हैं ये जो दिया गया है आवेश Q O बिंदु पर, R दूरी पर ये बिंदु है P। तो अब इस बिंदु P पर इस बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो अब हम लोग देखते हैं कि कूलाम के नियम से किस तरीके से हम लोगों ने निकाला था वैद्युत क्षेत्र। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो इस तरीके से देख लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या आएगा निकल कर। तो वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा यहाँ पर KQ अपॉन में R स्क्वायर। अब देख लेते हैं इसे, तो KQ का मान रख देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/R स्क्वायर। तो E का मान ये आ जाएगा, इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब इस वाले समीकरण 1 का मान इस वाले d फाई E में रख देंगे। तो देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है d फाई E इक्वल टू, अब E का मान दिया गया है तो E के मान की जगह ये जो मान दिया गया है यही लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/R स्क्वायर। अब उसके बाद में क्या दिया गया है, dA दिया गया है, तो यहाँ पर इंटू लगा देंगे और लिख देंगे dA इस तरीके से। अब इस Q का यहाँ पर गुणा करा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा d फाई E इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, और ये जो R स्क्वायर है ये R स्क्वायर यहाँ पर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा dA अपॉन R स्क्वायर। इस तरीके से आ जाएगा। अब इसका मान देख लेते हैं कि इसका मान क्या होगा। तो इसका मान अभी बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था घन कोण। तो घन कोण का जो फार्मूला निकला था वो देख लेते हैं। तो किसी भी यदि बंद गाउसी पृष्ठ है तो उसका जब घन कोण निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है डी ओमेगा बराबर, जो भी गोलाकार आकृति होती है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अपान में त्रिज्या का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा त्रिज्या का स्क्वायर। तो इस तरीके से डी ओमेगा को जो मान आएगा, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πR स्क्वायर और अपान में जो त्रिज्या होती है वो होती है R स्क्वायर। तो इस तरीके से अब आइए देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर दिया गया है डी ओमेगा बराबर, ये दिया गया है 4πR स्क्वायर। ये क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को कैसे डिनोट कर देंगे, ए से। तो आ जाएगा डी ए अपॉन, ये नीचे क्या आ जाएगा R स्क्वायर इस तरीके से। तो देख लेते हैं डी ए अपॉन R स्क्वायर का मान दिया गया है डी ओमेगा, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, डी ओमेगा रख देंगे। तो एक लाइन और नीचे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा डी फाई ई इक्वल टू Q/4πε इंटू, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डी ओमेगा इस तरीके से करके। अब आइए देख लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे जहां डी ओमेगा घन कोण है, जहां डी ओमेगा क्या है, घन कोण है, जहां डी ओमेगा घन कोण है। अब इसके बाद में लिखेंगे, अब लिखेंगे यदि यदि बिंदु P पर, यदि बिंदु P पर अल्पांश, यदि बिंदु P पर अल्पांश वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई है, तो संपूर्ण पृष्ठ से, तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल
वैद्युत फ्लक्स फाई ई। तो अब देख लेते हैं फाई ई बराबर, तो क्या आ जाएगा, एक छोटा सा अल्पांश दिया गया था तो उसका अल्पांश का निकला था अल्पांश वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई। अब हमें पूरे पृष्ठ का निकालना है। तो जब कोई छोटी चीज का मान दिया जाता है और बड़े चीज का मान निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसका समाकलन कर देते हैं। जिस तरीके से ये दिया गया है कि एक पेन का मूल 5 रुपए है, तो इसी तरीके से 10 पेन का मूल कितना होगा तो हम निकाल लेते हैं। यानी एक पेन का मूल यदि 5 है तो 10 पेन का गुणा कर देंगे। तो उसी तरीके से जब हमें एक छोटी सी जगह यानी अल्पांश का विद्युत फ्लक्स प्राप्त हो गया है, आप पूरे पृष्ठ का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डी फाई ई। आप समाकलन कर देंगे, तो समाकलन किसका करेंगे, जो अल्पांश निकला है यानी डी फाई ई। अब इसका मान रख देते हैं, तो फाई ई इक्वल टू, अब डी फाई ई का मान रख देते हैं, तो डी फाई ई का मान ये दिया गया है, तो यहाँ पर लगा देंगे समाकलन क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब जो चीज़ें नियतांक होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, बदलती नहीं हैं, उन्हें समाकलन से बाहर रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, फाई ई इक्वल टू, ये समाकलन इधर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब यहाँ पर समाकलन हो जाएगा डी ओमेगा का। तो देख लेते हैं डी ओमेगा जो है वह एक क्या है, घनकोण है। तो घनकोण का फार्मूला क्या होता है, जब इसका समाकलन करेंगे तो ओमेगा बराबर आ जाएगा 4 पाई, इस तरीके से। तो मान निकाल रख देते हैं यहाँ पर, तो आ जाएगा क्यू बाई 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब समाकलन जब डी ओमेगा का करेंगे तो आ जाएगा 4 पाई आ जाएगा समाकलन करने पर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा फाई ई इक्वल टू, क्यू बचेगा ऊपर और नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो गॉस की प्रमेय का फार्मूला प्राप्त होता है वो आ जाता है फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और इस तरीके से हम लोगों ने गॉस प्रमेय ज्ञात कर ली। बच्चों, बहुत ही ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे बहुत ही अच्छे से समझना। यदि एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा पॉज करके देख लेना और नोट बनाते रहना। आइए बच्चों, अभी तक जो हम लोगों ने अध्ययन किया है, आइए उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहली हेडिंग क्या थी, सबसे पहली हेडिंग थी गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ में क्या था, गॉसियन पृष्ठ देख लेते हैं। गॉस की प्रमेय में जिस बंद पृष्ठ का प्रयोग होता है उसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। यह एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। उसके बाद में जो अगली हेडिंग थी वो थी एक घन कोण की। तो देख लेते हैं, किसी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। देख लेते हैं इसका फार्मूला किस तरीके से निकला था। तो ये आ जाता है घन कोण बराबर, यहाँ पर देख लेते हैं, तो आ जाएगा घन कोण इक्वल टू गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल और अपॉन में त्रिज्या, त्रिज्या का होल स्क्वायर, इस तरीके से। यानी गोले का क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का होल स्क्वायर। अब इसे प्रदर्शित काहे से करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से। तो आ जाएगा ओमेगा बराबर, यहाँ पर निकलेगा, अब देख लेते हैं बच्चों, गोले का क्षेत्रफल, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, और अपान में देख लेते हैं त्रिज्या का स्क्वायर, तो त्रिज्या का होता है आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर निकल आएगा 4 पाई, यानी ओमेगा का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, 4 पाई के बराबर होता है। बच्चों ये पहले बार में थोड़ा छूट गया था, मिसिंग हो गया था। अब देख लेते हैं इसके आगे, तो इसके आगे दिया गया है गाउस प्रमेय। तो अब देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये गाउस प्रमेय। सन 1835 में कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने एक नियम प्रतिपादित किया, परंतु इसका प्रकाशन 1867 तक वो नहीं कर सके। यह नियम मैक्सवेल के 4 समीकरणों में से एक है। यह नियम कूलाम के नियम से निगमित किया जा सकता है और कूलाम का नियम गाउस प्रमेय से निगमित किया जा सकता है। अब देख लेते हैं इसका जो नियम है, दिया गया किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो अब देख लेते हैं गाउस प्रमेय का निगमन किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले एक काल्पनिक गाउसी
पृष्ठ बना लेते हैं इस तरीके का। तो ये काल्पनिक गाउसी पृष्ठ है। उसके केंद्र O पर एक आवेश Q रख देते हैं। आवेश Q से r दूरी पर इस पृष्ठ में एक बिंदु P मान लेते हैं। इस बिंदु P पर इस आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ हो जाती है, इस साइड की ओर। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की दिशाएं जो हैं समान है। इस वजह से इनके बीच का जो थीटा कोण होता है वो शून्य हो जाता है। अब देख लेते हैं इस बिंदु P पर, तो लिख लेते हैं, माना एक बिंदु आवेश Q एक बंद पृष्ठ A यानी जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल A दिया गया है, भीतर O बिंदु पर स्थित है, यानी एक बंद पृष्ठ A के भीतर O बिंदु पर स्थित है। पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु P पर बिंदु O से जो दूरी है वो r दी गई है। बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल dA मान लेते हैं। तो इस अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला अल्पांश वैद्युत फ्लक्स, यानी जब छोटा सा यदि क्षेत्रफल है तो उसका छोटा सा वैद्युत फ्लक्स होगा, तो उसे मान लेंगे d phi E इक्वल टू, अब समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं, E वेक्टर डॉट v dA वेक्टर। उसके बाद में जब वेक्टर हटाते हैं तो ये अदिश गुणन हो जाता है, तो E इंटू डी ए कॉस थीटा। अब देख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में है, तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो डी फाई ई इक्वल टू कॉस 0 का मान 1 होता है, तो E डी ए आ जाएगा। बिंदु आवेश Q के कारण उत्पन्न बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E, तो किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र हम लोग जानते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के का मान कूलाम के नियम से पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। समीकरण 1 मान लेते हैं। इस समीकरण 1 का मान इस वाले फार्मूले में रख देते हैं, यानी जो दिया गया है डी फाई ई इक्वल टू डी ए यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए दिया गया है। अब इस क्यू को इसके साथ गुणा करा लेते हैं, तो डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए अपॉन आर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी हमने लोगों ने देखा था घनकोण, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो डी ए दिया गया है ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्योंकि गाउसी पृष्ठ जो हमने माना था वो लगभग एक गोले के आकार का था। तो इस वजह से ये डी ए यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर दिया गया है। तो ये डी ओमेगा घनकोण के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर मान रख देते हैं, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, डी ओमेगा के बराबर। तो ये यहाँ पर मान डी ओमेगा रख देते हैं। तो डी फाई ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब लिख लेंगे यहाँ पर जहाँ डी ओमेगा घनकोण है। देख लेते हैं, यदि बिंदु P पर अल्पांश वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई है तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई होगा। तो देख लेते हैं फाई ई इक्वल टू, अब समाकलन कर देते हैं। यदि हमें एक छोटी सी वैल्यू पता है और बड़ी वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए समाकलन करते हैं। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा समाकलन डी फाई ई। तो फाई ई बराबर समाकलन, अब जो ई दिया गया है वो ई बाहर निकाल लेंगे, तो ई का मान क्या है, तो ई का मान है यहाँ पर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। अब ये वाला जो चीज़ दी गई है इसका समाकलन हो जाएगा, समाकलन डी ओमेगा का। तो जब समाकलन डी ओमेगा का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई, तो लिखेंगे नीचे क्यू बाई 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाई ई इक्वल टू आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देख लेते हैं, तो इस तरीके से गाउस प्रमेय जो है वो सिद्ध हो गई। और क्या निकल कर आया है, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये टॉपिक था गाउस प्रमेय वो हम लोगों ने देख ली है। अब इसके बाद इसके अनुप्रयोग देखेंगे कि किस तरीके से गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग होते हैं। बच्चों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद बच्चों।